वेट लॉस होना, भूख ना लगना या फिर चेस्ट पेन होना, ये भी कुछ सिम्टम्स हैं जो टीबी में होते हैं। सिम्टम्स इतने नॉन स्पेसिफिक और इतने हल्के होते हैं कि हम डाउट ही नहीं करते कि हम बीमार हैं। टीबी का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सीधे आता है खांसी। अगर ज्यादा खांसी हो रही है इसका मतलब कि टीबी की प्रॉब्लम हो सकती है। कॉफ या खांसी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है टीबी का। लंबे समय तक 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी है तो ऐसा बोला जाता है कि टीबी होने के बहुत चांसेस होते हैं, टीबी का डायग्नोसिस कराना चाहिए। आखिर ये टीबी फैलता कैसे है? हम सभी शायद कभी ना कभी एक्सपोज हुए होंगे टीबी बैक्टीरिया को, लेकिन हम सबको टीबी नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी इम्यूनिटी होती है, जो हमारी बॉडी की बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है वो एक्ट करती है, तो हमें टीबी नहीं होता। लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी लो हो जाए किसी भी रीज़न से तो फिर वो टीबी के बैक्टीरिया हमें इन्फेक्ट कर देते हैं, हमें बीमारी कर देते हैं। साथ बैठने से, खाने से, एक दूसरे को छूने से भी टीबी हो सकता है। खांसते हैं या छींकते हैं तो कुछ ड्रॉपलेट्स रिलीज होते हैं हवा में जिनमें बैक्टीरिया रहता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है जो टीबी कॉज करता है, तो वो बैक्टीरिया उन ड्रॉपलेट्स में रहता है। अब वो ड्रॉपलेट्स कुछ समय तक हवा में तैरते रहते हैं। अगर उस दौरान आसपास के कोई व्यक्ति बाई चांस उनके श्वास में वो बैक्टीरिया लेडन ड्रॉपलेट्स चले जाएंगे और उनकी इम्यूनिटी लो होगी तो उनको टीबी होने के चांसेस रहेंगे। क्या खांसी में खून भी आ सकता है, बलगम भी आ सकता है या कुछ और एबनॉर्मलिटीज? बैक्टीरिया काफ़ी अंदर तक लंग्स में, टिश्यू में चला गया है तो फिर उनकी बलगम में खून भी दिख सकता है और बहुत ज़्यादा सिवियर केसेस में खून की उल्टियाँ भी होती हैं। अगर ब्रेन में टीबी हो गया तो? अगर ब्रेन में टीबी हो गया है तो पेशेंट को चक्कर आएंगे, फिट्स पड़ सकते हैं, वो मिर्गी जैसा, या फिर वो बेहोश हो सकते हैं। बेहोशी हो सकती है। ये सब ब्रेन टीबी में होगा। बोन में अगर टीबी हो जाए तो? अगर बोन में टीबी हो जाता है तो एक्चुअली बैक्टीरिया बोन को खाने लगता है। अच्छा, तो क्या हड्डी गलने लगती है फिर? मतलब उतना एरिया लॉस्ट हो जाता है बोन का। आप 5 चीजें बता दीजिए जो करनी शुरू कर देनी चाहिए। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ये सब नहीं होना चाहिए। सो एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना चाहिए। चांसेस है कि टीबी वापस हो सकता है उनको? किसी भी वजह से वो रीएक्टिवेट हो गया, तब हमने इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट लिया या फिर तो 1-2 भी बैक्टीरिया अंदर है गए बॉडी में, वो साइलेंट थे, लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी लाइफ में कभी भी फिर से कम हुई और वो रीएक्टिवेट हो गए तो वो रिलैप्स हो सकता है। ठीक है। कितने मिनिमम एज से और कितने मैक्सिमम एज तक के लोगों को टीबी हिट कर सकता है? एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है टीबी में, किसी भी एज में हो सकता है। किसी को भी टीबी हो सकता है। कब टीबी जानलेवा बन जाता है? अगर ट्रीटमेंट टाइम पर नहीं लिया है, डायग्नोसिस नहीं हुआ, ट्रीटमेंट टाइम पर नहीं लिया, ट्रीटमेंट पूरा नहीं लिया, या फिर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, मतलब जो मेडिसिन अवेलेबल है, जो एंटीबायोटिक्स हैं फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, वो असर नहीं कर रही हैं, उनको रेजिस्टेंट है वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया, उस पर्टिकुलर केस का बैक्टीरिया, वो वाले केसेस थोड़े हाई रिस्क होते हैं। इंडिया में हर साल 27 लाख लोगों को ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम होती है। ये एक साइलेंट एपिडेमिक की तरह है जो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करती है और जब तक इसके सिम्टम्स एकदम वर्स नहीं हो जाते इसके बारे में कई लोगों को तो पता तक नहीं चलता है। लेकिन आखिर ये प्रॉब्लम होती क्यों है, इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है और टीबी के आज के टाइम पर ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से जानने के लिए आज हमारे साथ एनबीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में जुड़ी हैं डॉक्टर चारू अग्रवाल। तो डॉक्टर, सबसे पहले इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर, इस सेशन के जरिए हम ज़्यादा से ज़्यादा टीबी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये है क्या, इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा आपसे कि टीबी का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सीधे आता है खांसी। अगर ज़्यादा खांसी हो रही है इसका मतलब कि टीबी की प्रॉब्लम हो सकती है। इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या यही एक सिम्टम है खांसी जो सबसे ज़्यादा वर्स हो सकता है? कॉफ या खांसी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है टीबी का। लंबे समय तक 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी है तो ऐसा बोला जाता है कि टीबी होने के बहुत चांसेस होते हैं, टीबी का डायग्नोसिस कराना चाहिए। बट इसके अलावा कुछ और भी सिम्टम्स हैं, जैसे कि हल्का बुखार रहना, वेट लॉस होना, भूख ना लगना या फिर चेस्ट पेन होना, ये भी कुछ सिम्टम्स हैं जो टीबी में होते हैं। सिम्टम्स इतने नॉन स्पेसिफिक और इतने हल्के होते हैं कि हम डाउट ही नहीं करते कि हम बीमार हैं, हमें कुछ हुआ है, टीबी हुआ होगा, हम उसको इग्नोर करते रहते हैं और फाइनली जब तक हम डॉक्टर के पास जाते हैं तब तक वो बीमारी बढ़ चुकी होती है। एग्जैक्टली, क्योंकि जितने सिम्टम्स आपने बताए वो बहुत सारे नॉर्मल फ्लू या फिर वायरल में भी होते हैं,
तो लोग तो फिर कैसे डिफरेंशिएट करें लोग कि ये जो सिम्टम्स दिख रहे हैं हमें, ये फ्लू या वायरल के हैं या ये टीबी के सिम्टम हैं? सो कॉफ अगर बहुत ज्यादा टाइम तक रह रहा है, फ्लू के सिम्टम्स, फ्लू में अगर बुखार आता है तो वो कुछ टाइम के बाद, चला 1 वीक और 10 डेज के बाद वो चला जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन टीबी का फीवर, लो ग्रेड फीवर, इवनिंग राइज ऑफ फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना या वजन कम होना, ये कॉन्टिन्यूड रहेगा। तो उससे हमें सुस्ती रहेगी। अगर बच्चा है तो फिर वो फेलियर टू थ्राइव होगा, उसका वजन नहीं बढ़ेगा, उसकी एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएंगी। तो ये सब चीजें, अगर कुछ हमें डाउट है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ओके। तो जैसे आपने कहा कि जो खांसी है वो 2 हफ्ते से ज्यादा चली जाए, तो 2 हफ्ते तक धीरे धीरे खांसी बढ़ती है या फिर जितने सिम्टम्स आपने बताया, बुखार, चेस्ट पेन, वो 2 हफ्ते में बढ़ते हैं या शुरुआत से ही वो और बढ़ते चले जाते हैं? नहीं, सो इट्स अ क्रॉनिक इलनेस, क्रॉनिक बीमारी है ये। तो एक बीमारियां होती हैं एक्यूट, जिसमें एकदम तेज बुखार आया, कुछ सिम्टम्स और हुए, पेट दर्द हुआ, हेडेक हुआ, कुछ भी, और हम उसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन क्रॉनिक डिजीजेस जो होती हैं वो धीरे धीरे होती हैं। तो 99, 100 इतना फीवर रहेगा, इवनिंग में थोड़ा बढ़ जाएगा और हमें लगेगा नॉर्मली कुछ थकान की वजह से या फिर हम ओवरवर्कड हैं इसलिए हमें फीवर आ रहा है, लेकिन वो होगा टीबी की वजह से। तो धीरे धीरे सिम्टम्स बढ़ते हैं, फिर बीमारी जैसे जैसे बढ़ेगी उसी तरह सिम्टम्स भी बढ़ते जाएंगे। ओके। तो आखिर ये टीबी फैलता कैसे है फिर? सो टीबी एक एयरबॉर्न इन्फेक्शन डिजीज है। एयरबॉर्न से मतलब है कि हमारे आसपास हवा में टीबी के बैक्टीरिया रहते हैं। हम सभी शायद कभी ना कभी एक्सपोज हुए होंगे टीबी बैक्टीरिया को, लेकिन हम सबको टीबी नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी इम्यूनिटी होती है, जो हमारी बॉडी की बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है वो एक्ट करती है, तो हमें टीबी नहीं होता। लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी लो हो जाए किसी भी रीज़न से, तो फिर वो टीबी के बैक्टीरिया हमें इन्फेक्ट कर देते हैं, हमें बीमारी कर देते हैं। ओके। तो क्या इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है टीबी होने में? एग्जैक्टली। इम्यून, ये देखा गया है कि इम्यूनिटी लो होने पर टीबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कुछ केसेस जिनमें इम्यूनिटी लो हो जाती है, फॉर एग्जांपल HIV के केसेस, या फिर अगर कोई कीमोथेरेपी पर है, कैंसर के पेशेंट्स, या फिर कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हमें लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स लेने पड़ रहे हैं, तो इन सब केसेस में इम्यूनिटी लो हो जाती है, या मैल नरिशमेंट है, कुपोषण है, खाना ढंग से नहीं खा रहे हैं, तो उन वाले सारे केसेस में टीबी होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ओके। सो इम्यूनिटी इज डायरेक्टली रिलेशन है उसका टीबी से। तो अगर जैसे आपने कहा कि ये एयरबॉर्न डिजीज है, आसपास में हमारे हवा में रहते ही है टीबी के जो भी बैक्टीरिया होते हैं, तो क्या बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि साथ बैठने से, खाने से, एक दूसरे को छूने से भी टीबी हो सकता है? नहीं, यूजुअली ऐसा नहीं होगा। साथ में उठने बैठने, हैंडशेक करने, इकट्ठे खाना खाने, इन सब से टीबी नहीं फैलेगा। टीबी फैलने का रीज़न होता है कि अगर किसी पर्सन को चेस्ट टीबी है, लंग्स का टीबी है, और उनको काफ़ी खांसी है, कॉफ है, तो वो जब हम वो खांसते हैं या छींकते हैं तो कुछ ड्रॉपलेट्स रिलीज होते हैं हवा में, जिनमें बैक्टीरिया रहता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है जो टीबी कॉज करता है, तो वो बैक्टीरिया उन ड्रॉपलेट्स में रहता है। अब वो ड्रॉपलेट्स कुछ समय तक हवा में तैरते रहते हैं। अगर उस दौरान आसपास के कोई व्यक्ति बाई चांस उनके श्वास में वो बैक्टीरिया लेडन ड्रॉपलेट्स चले जाएंगे और उनकी इम्यूनिटी लो होगी, तो उनको टीबी होने के चांसेस रहेंगे। तो इस तरीके से वो फैलता है। ओके। तो आपने जैसे कहा कि हवा में बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं जो टीबी के होते हैं, तो कितने देर तक बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं? कुछ घंटों तक। स्टडीज ये बताती हैं कि कुछ घंटों तक भी वो ड्रॉपलेट्स हवा में तैरते रह सकते हैं। ओके। तो उसके बाद फिर क्या हो, वो वैनिश हो जाते हैं या क्या? नहीं, वो सेटल डाउन हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे नेचुरली वो डाई आउट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं वो। और जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर किसी को टीबी हो गया है तो उसको बहुत ज्यादा खांसी आती है, जो ये सबसे बड़ा सिम्टम होता है। तो क्या खांसी में खून भी आ सकता है, बलगम भी आ सकता है, या कुछ और एबनॉर्मलिटीज? यस। तो अगर खांसी मेन सिम्टम है, अदर मतलब दूसरे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। अगर खांसी मेन सिम्टम है तो, और टीबी बैक्टीरिया काफ़ी अंदर तक लंग्स में, टिश्यू में चला गया है, तो फिर उनकी बलगम में खून भी दिख सकता है, और बहुत ज़्यादा सिवियर केसेस में खून की उल्टियाँ भी होती हैं पेशेंट को। ओके। आपने कहा ना जैसे चेस्ट की टीबी हो गई या लंग्स के, तो क्या टाइप्स ऑफ टीबी भी होते हैं? हाँ, सो डिपेंडिंग ऑन कि हमारे बॉडी के कौन से हिस्से की टीबी हुई है। 2 तरीके की टीबी होती है। एक होती है जो मेनली लंग्स को, चेस्ट को इन्फेक्ट करती है, जिसको हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, और शरीर के किसी और हिस्से की टीबी को एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। तो ज़्यादातर केसेस पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के होते हैं, क्योंकि वो प्राइमरी ऑर्गन है जो इन्फेक्ट हुआ है,
हमने सांस में टीबी का बैक्टीरिया हमारे सांस में चला गया तो सबसे पहले लंग्स इन्फेक्ट होंगे, इसलिए पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के केसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा पल्मोनरी केसेस भी काफ़ी होते हैं, क्योंकि अगर इनिशियली डायग्नोज नहीं हो पाया, हम राइट टाइम पर डॉक्टर के पास नहीं गए, तो लंग्स में से वो दूसरे हिस्सों में फैल जाती है टीबी। ओके, तो जो इन दोनों को थोड़ा और विस्तार से समझाइएगा। जो पल्मोनरी डिजीज होते हैं, लंग्स वाले जो आपने कहा कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिजीज से अलग होते हैं? हाँ, सो पल्मोनरी डिजीज में क्योंकि चेस्ट इन्वॉल्व हुई है, लंग्स इन्वॉल्व हुए हैं, तो कॉफ विल बी अ मेन सिम्टम। एक मेन सिम्टम होगा कॉफ। अपार्ट फ्रॉम फीवर और वेट लॉस ऑफ एपेटाइट, वो सब तो रहता ही है, लेकिन इसमें कॉफ मेन सिम्टम होगा। चेस्ट पेन होगा इन केसेस में। जो उनकी बलगम निकल रही है उसमें खून भी देखने को, ब्लड टिंज्ड भी हो सकता है वो। और जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी केसेस होते हैं उनमें डिपेंड करता है कि कौन सा बॉडी ऑर्गन इन्फेक्ट हुआ है। तो किडनीज इन्फेक्ट हो जाती हैं, इंटेस्टाइन्स इन्फेक्ट हो जाती हैं, स्पाइन, बोन टीबी, ब्रेन टीबी, मतलब शरीर का शायद कोई ही ऐसा हिस्सा हो जहाँ पर टीबी नहीं हो सकती, बाकी सभी हिस्सों में टीबी होने के चांसेस रहते हैं। तो सिम्टम्स उस ऑर्गन पर डिपेंड करते हैं जो ऑर्गन इन्फेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स और जितने बॉडी ऑर्गन्स आपने बताए हैं उसको भी थोड़ा सा समझेंगे। हम एक एक करके बॉडी ऑर्गन्स के नाम लेंगे। आप प्लीज बताइएगा कि टीबी उन बॉडी ऑर्गन को कैसे अफेक्ट करता है अगर वहाँ हो गया तो। अगर ब्रेन में टीबी हो गया तो? अगर ब्रेन में टीबी हो गया है तो पेशेंट को चक्कर आएंगे, फिट्स पड़ सकते हैं, वो मिर्गी जैसा, या फिर वो बेहोश हो सकते हैं। Okay. बेहोशी हो सकती है, ये सब ब्रेन टीबी में होगा। और इसके वर्स्ट केसेस में क्या हो सकता है? बहुत ही वर्स्ट केसेस में जहाँ पर ट्रीटमेंट डिले हुआ है किसी भी रीजन से, या फिर ट्रीटमेंट असर नहीं कर रहा है, तो डेथ भी हो सकती है। डेथ। और कितना टाइम लगता है अगर ब्रेन टीबी हुआ है तो उससे सही होने में? जो ट्रीटमेंट है टीबी का वो बहुत ही वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन कि क्या केस है। तो 6 मंथ से 6 महीने से लेकर 2 साल तक भी टीबी का ट्रीटमेंट चलता है। Okay. तो जो ये कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, बोन टीबी, ब्रेन टीबी वगैरह, उसमें लंबा ट्रीटमेंट चलता है, 2 साल तक का ट्रीटमेंट चलता है उनमें। ओके, ठीक है। और अगर चेस्ट में टीबी हो गया तो कैसे अफेक्ट करेगा चेस्ट को, और उसके सिम्टम्स क्या होंगे फिर? सो चेस्ट में अगर टीबी हुआ है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम बोल रहे हैं, तो उसमें पेशेंट को कॉफ होगा। जैसा मैंने पहले भी बताया कि बलगम में ब्लड जाएगा, खून आएगा, और चेस्ट पेन रहेगा उनको। मेनली यही प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, क्या इससे कोई हार्ट अटैक का भी रिलेशन है? नहीं, हार्ट अटैक का कोई रिलेशन। तो और कोई हार्ट डिजीज होने के चांसेस जो आगे डेवलप हो सकते हैं अगर चेस्ट में टीबी हो गया तो? हाँ, तो हार्ट तक भी टीबी जा सकता है। ओके, ठीक है। और अगर लंग्स ऐसे केसेस बहुत ही कम होते हैं, रेयरली। लंग्स में टीबी हो गया तो फिर क्या सिम्टम्स होते हैं और केस कितना वर्स हो सकता है? और क्या लंग्स को वो पूरे टाइम के लिए अफेक्ट कर सकता है, डैमेज कर सकता है? लंग्स में अगर टीबी हुआ है तो सिम्टम्स वही आएंगे, चेस्ट पेन, कॉफ, फीवर एंड ऑल। और अगर काफ़ी हिस्सा अफेक्ट हो गया है, ट्रीटमेंट हमने टाइम से नहीं लिया और लंग का काफ़ी हिस्सा अफेक्ट हो गया है, तो फिर जब हील होता है, जब हमने ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो लंग्स जैसे से हील होते हैं, उसका एक नेचुरल प्रोसेस होता है, फाइब्रोसिस। तो जब हीलिंग होती है तो फाइब्रोसिस नेचुरली हो गई। तो जहाँ जहाँ भी फाइब्रोसिस हो जाता है, उतना एरिया की नॉर्मल फंक्शनिंग लॉस्ट हो जाती है। तो फिर इसलिए लंग कैपेसिटी ठीक होने के बाद भी, हील होने के बाद भी लंग कैपेसिटी थोड़ी कम रहती है। ठीक है। और जिन लोगों को पहले से लंग से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, अगर उन्हें टीबी हो गया तो? हाँ, तो अगर ब्रोंकियल अस्थमा है, किसी को क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीजेस हैं और उनको टीबी हो जाता है, तो उनको दूसरे मरीजों के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा दिक्कत होती है। क्या क्या दिक्कत हो सकती है फिर उनमें? ब्रेथलेसनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब थोड़ा एक्सर्ट करने पर भी उनको सांस फूलने लगेगा। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। बोन में अगर टीबी हो जाए तो? अगर बोन में टीबी हो जाता है तो एक्चुअली बैक्टीरिया बोन को खाने लगता है। अच्छा, तो क्या हड्डी गलने लगती है फिर? मतलब उतना एरिया लॉस्ट हो जाता है बोन का। अच्छा, ओके। सो और अगर वो बोन टीबी जॉइंट तक पहुंच गया तो जॉइंट अफेक्ट हो जाएगा, जॉइंट की नॉर्मल फंक्शनिंग लॉस्ट हो जाएगी। अगर वो बोन वेट बेयरिंग बोन है, जिस पर हमारा पैरों की बोन है जिस पर हमारा वजन जा रहा है, अगर वो उसमें टीबी हो गया तो बोन वीक हो जाएगी, फ्रैक्चर होने के चांसेस रहेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। अगर किडनी में टीबी हो गया तो? किडनी में टीबी हो गया तो एब्डोमिनल पेन होगा, पेट दर्द, क्योंकि किडनीज की पोजीशनिंग एब्डोमेन में होती है। तो पेट दर्द रहेगा, उनके यूरिन में इन्फेक्शन आएगा,
ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। तो कुछ केसेस जिनमें बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, पसल्स आ रहे हैं माइक्रोस्कोपी में, लेकिन कुछ रीज़न नहीं पता चल रहा कि कौन सा बैक्टीरिया है, कुछ कल्चर में कुछ ग्रोथ नहीं आती, कोई बैक्टीरिया पकड़ में नहीं आता, तो उन केसेस में टीबी का टेस्ट भी कराया जाता है कि कहीं किडनी ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है जो मिस हो रही हो। ओके, तो इन बॉडी ऑर्गन्स के अलावा और कौन से बॉडी ऑर्गन्स को टीबी अफेक्ट कर सकता है? हमने किडनी की बात कर ली, ब्रेन की बात कर ली, चेस्ट और लंग्स तो की बात कर यूटराइन ली। ट्यूबरकुलोसिस भी होता है, यूटेराइन, यूट्रस का, Okay. जो बच्चादानी का टीबी बोलते हैं जिसको, और वो इनफर्टिलिटी का एक कॉज भी होता है। तो क्या तो जब बच्चादानी उसमें infertility- निकालना पड़ता है? नहीं, तो उसमें टीबी का ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसकी वजह से, जिससे टीबी ट्रीट हो जाता है, और इनफर्टिलिटी भी, अगर वो इनफर्टिलिटी का कॉज है तो फिर इनफर्टिलिटी भी ठीक हो जाती है। ओके, तो अगर किसी का केस एकदम वर्स हो गया है, जो आपने कहा कि यूटेरस टीबी हो गया है, तो क्या फिर प्रेगनेंसी भी अफेक्ट होती है आगे चल करके? हाँ, यूजुअली अगर ट्यूबरकुलोसिस हुई है, यूट्राइन या फेलोपियन ट्यूब या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के किसी भी हिस्से में अगर टीबी हुई है, तो इनफर्टिलिटी के चांसेस रहते हैं, और ट्रीटमेंट पूरा करने पर इनफर्टिलिटी खत्म भी हो जाती है, ओके, और नॉर्मली प्रेगनेंसी हो जाती है। ठीक है। तो जितने ये बॉडी ऑर्गन्स हैं, तो क्या टीबी इनको अटैक करने से पहले कुछ अलग इनके कॉजेज रहते हैं, या इम्यूनिटी ही कमजोर होना सबसे बड़ा फैक्टर है? सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज इम्यूनिटी ओनली। Immunity. इम्यूनिटी लो होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि टीबी होने के चांसेस बहुत हाई होंगे, और वो केसेस जो मैंने पहले बताए, इम्यूनिटी लो हो जाती है जिनमें। उसके अलावा अगर एक छोटे से एरिया में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ओवर क्राउडिंग है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, बंद है सारा एरिया, जिसमें बहुत लंबे समय तक ओवर क्राउडिंग है, तो उन वाली जगहों पर टीबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ओके। और अगर जैसे आपने कहा कि इम्यूनिटी सबसे बड़ा फैक्टर है, तो जो भी ऑडियंस हमारी इस वीडियो को देख रही है, अगर वो चाहती हैं कि उन्हें टीबी कभी ना हो, तो आज से ही उन्हें कौन सी आप 5 चीजें बता दीजिए जो करनी शुरू कर देनी चाहिए? सो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस मस्ट हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस मतलब बहुत ही अच्छी वेल बैलेंस्ड डाइट खानी चाहिए, फिर प्रॉपर हाइड्रेशन होना चाहिए, उसके लिए ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, उसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इनफैक्ट टीबी नहीं, किसी भी बीमारी से बचे रहने के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर स्मोकिंग है, क्रॉनिक स्मोकर है, स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसमें टीबी के चांसेस भी बढ़ते हैं। टीबी अगर हो जाए तो सिवियरिटी भी बढ़ जाती है, ट्रीटमेंट का असर भी कम होता है, तो स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ये सब नहीं होना चाहिए। सो एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना चाहिए। अपने घर को वेल वेंटिलेटेड रखें, और अपनी हाइजीन का बहुत ध्यान रखें, साफ सफाई का। ओके, और अगर जो लोग चाहते हैं कि उन्हें टीबी ना हो, तो आज से कौन सी वो 5 चीजें हैं जो करनी बंद कर देनी चाहिए? जो बंद कर देनी चाहिए, सो जो मैंने अभी भी बताया, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, मैलनरिशमेंट तो नहीं बोलूंगी, लेकिन पुअर ईटिंग हैबिट्स, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, हेल्दी ईटिंग होनी चाहिए, वेल बैलेंस्ड डाइट, प्रोटीन रिच डाइट। बस ये चीजों का ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। तो क्या डाइट का रोल है टीबी होने में? डाइट का बिल्कुल रोल है। कैसे, एक बार उसको बताइए। अगर हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है, अगर हम वेल बैलेंस्ड डाइट नहीं खा रहे हैं, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिल रहा। प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलने का मतलब है कि इम्यून रिस्पॉन्स जो बॉडी का आना चाहिए किसी भी इन्फेक्शन के टाइम पर, वो इम्यूनिटी नहीं आ रही है, वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही, वो इम्यून सेल्स एक्टिवेट नहीं हो पा रहे, बन नहीं पा रहे, क्योंकि नरिशमेंट नहीं है, तो कोई भी इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओके, ठीक है। डॉक्टर, ट्रीटमेंट की भी बात कर लेते हैं। अगर किसी को टीबी हो गया है, सिम्टम्स उसको समझ में आ गए हैं, तो आप बताइए कि सबसे पहले तो उसे किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें पता नहीं रहता है। तो आप बताइए कि अगर टीबी के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो किस डॉक्टर के पास जाए? तो जो स्पेशलिस्ट होते हैं टीबी के, आप मेडिसिन वाले लोगों के पास जा सकते हैं, जो एमडी मेडिसिन होते हैं, आप पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो टेक केयर करते हैं उनके पास, चेस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास, या फिर बच्चों का केस है तो पीडियाट्रिशियंस, ये सभी लोग टीबी को ट्रीट करते हैं, ये सभी डॉक्टर्स। ठीक है। और अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं, पता चल गया है कि हाँ उन्हें टीबी है, तो उसके बाद क्या? अगर हमें थोड़ा भी डाउट हो रहा है कि टीबी तो नहीं है कहीं हमें, तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि टीबी का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों ही जितनी जल्दी हो उतना बेटर है। तो हमें तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए,
और सॉरी क्या क्वेश्चन पूछा था आपने? इसके बाद क्या करना चाहिए? ओके हाँ, तो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए और फिर वो हमें जो कुछ टेस्ट लिख कर देते हैं वो हमें टेस्ट कराने चाहिए टीबी के डायग्नोसिस के लिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि सिम्टम्स बहुत ही नॉन स्पेसिफिक होते हैं। हाँ, तो हमें ये देखना है कि टीबी ही है या कोई और चीज़ तो नहीं है। तो प्रॉपर डायग्नोसिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट भी बहुत लंबा चलता है, मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो फिर पहले डायग्नोसिस कराएं, टेस्ट जो लिखे हैं डॉक्टर ने वो कराएं, और उसके बाद जो वो ट्रीटमेंट बोलते हैं, जितने भी ड्यूरेशन का बोलते हैं, जो जो मेडिसिन जब जब लेने के लिए बोलते हैं, उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ओके। तो अगर टीबी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो फिर कौन से टेस्ट कराएं टीबी पहचानने के लिए? तो टीबी के लिए बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है। हर एक के अपने अपने एडवांटेजेस हैं और अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो फॉर एग्जांपल एक माइक्रोस्कोपी टेस्ट है जिसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है, यूजुअली सेम डे आ जाता है, बट विदिन 24 आवर्स, विदिन 24 आवर्स उसका रिजल्ट आ जाता है। लेकिन फिर वो कुछ केसेस मिस भी हो सकते हैं, जैसे जिसमें बैक्टीरियल लोड बहुत कम है। सैंपल लिया है हमने, बलगम का सैंपल लिया, फॉर एग्जांपल पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, हमने बलगम का सैंपल लिया, स्पूटम सैंपल, लेकिन उसमें बैक्टीरिया ही बहुत कम है। उसमें से एक छोटा सा हिस्सा हम सैंपल का लेके माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि उसमें टीबी के बैक्टीरिया नहीं दिखेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया हैं ही बहुत कम। तो उसमें चांसेस हैं कि केसेस मिस हो जाएंगे। इसके बाद एक टेस्ट है टीबी कल्चर, वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है टीबी के डायग्नोसिस के लिए। उसमें हम सैंपल को कल्चर करते हैं। कल्चर मतलब हम उनको बैक्टीरिया को खाने पीने का एनवायरनमेंट देते हैं, उनको मल्टीप्लाई होने का, उनको ग्रो कराने का एनवायरनमेंट देते हैं। वो कैसे करते हैं? उसके स्पेशल मीडिया होते हैं। उस मीडिया में हमने वो सब चीज़ें डाली होती हैं जो टीबी के बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए चाहिए होती हैं, जो वो नॉर्मली हमारी बॉडी से भी लेता, वो हम उसको एक्सटर्नली प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर सैंपल में एक सिंगल बैक्टीरिया भी होगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसीलिए कल्चर में टीबी आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। इट्स अ गुड टेस्ट, बट प्रॉब्लम ये है कि टीबी का बैक्टीरिया मल्टीप्लाई बहुत स्लोली होता है, बहुत धीरे। तो इसमें टाइम रिपोर्ट में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। कितना टाइम लग सकता है इस रिपोर्ट के आने में? यूजुअली 42 डेज तक, 42 to 45 डेज तक हम सैंपल को मॉनिटर करते हैं। 40 to 45 डेज। 40 to 45 और तब तक अगर पेशेंट के उसके बीच में, हाँ, उसके बीच में कभी भी वो पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, कभी भी आ सकता है। तो हम रिलीज करते हैं रिपोर्ट। ये लास्ट लिमिट है, मतलब 40 to 45 डेज तक भी अगर पॉजिटिव नहीं आया, फिर हम बोल देते हैं कि इसमें नहीं है, ये नेगेटिव है ये सैंपल। ओके। और ये दोनों मेन टेस्ट है, इसके अलावा भी? इसके अलावा पीसीआर बेस्ड टेस्ट हैं, जैसे कोविड में करते थे। जैसे कोविड पीसीआर था, इसी तरीके से टीबी का भी पीसीआर होता है। उसके कुछ जो ज़्यादा होने वाले टेस्ट हैं, वो जैसे जीन एक्सपर्ट है, ट्रू नैट है, जो ज़्यादा फेमस टेस्ट हैं, वो पीसीआर बेस्ड टेस्ट हैं। उसमें भी रिपोर्ट जल्दी आ जाती है, विदिन 24 आवर्स सेम डे रिपोर्ट आ जाती है। उसमें कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में भी पता चलता है कि जो मेडिसिन टीबी के मरीज को देनी है वो एक्चुअली असर करेंगी भी या नहीं उस पर्टिकुलर केस में। तो ये उसका एक बेनिफिट होता है उस टेस्ट का। तो ये एक्यूरेट बताता है कि टीबी होते हैं या नहीं होंगे? यस, वो उसकी एक्यूरेसी, उसकी सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी उस टेस्ट की अच्छी है। तो ये बाकी टेस्ट से थोड़ा एक्सपेंसिव है? फिर एक्सपेंसिव तो नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, कॉस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, और रिजल्ट भी इसका जल्दी आता है। फिर एक और पीसीआर बेस्ड टेस्ट ही है, मतलब मॉलिक्यूलर बेस्ड टेस्ट ही है, जिसको एलपीए बोलते हैं। वो भी ये भी बताता है कि टीबी है या नहीं है, और वो कौन सी एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड करेंगे, किसको नहीं करेंगे, वो भी बताता है। उसकी रिपोर्ट में 2 से 3 दिन लगते हैं। ये सब थे लेबोरेटरी बेस्ड टेस्ट। फिर कुछ रेडियोलॉजी बेस्ड टेस्ट होते हैं, जैसे एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, उनमें भी टीबी का पता चलता है। तो ये कराने की नौबत फिर क्यों आ जाती है? क्या कराने की? जो एमआरआई या फिर सिटी बेस्ड है, जैसे अगर किसी को सिम्टम्स दिख रहे हैं तो वो नॉर्मल टेस्ट कराएगा, या फिर उसके दिमाग में से क्या चल रहा होगा कि वो एमआरआई या सिटी स्कैन कराने के लिए जाएगा? सपोज फॉर एग्जांपल चेस्ट पेन है पेशेंट को, हमें नहीं पता कि टीबी की वजह से है या किस वजह से, तो हमने चेस्ट एक्सरे कराया, उसमें हमें पता चला कि ये टीबी जैसा दिख रहा है। या फिर किसी को बोन टीबी है, बोन में उसको हड्डियों में पेन है, और वो नॉर्मली सीटी स्कैन या एमआरआई के लिए गए और उसमें दिखा कि ये तो टीबी की वजह से है, तो रेडियोलॉजिकली भी टीबी पता चलता है। तो ये जितने टेस्ट होते हैं तो फिर ये किए कैसे जाते हैं? कोई इंजेक्शन दिया जाता है, ये जैसे आपने कहा पीसीआर बेस्ड कोविड जैसा होता है? नहीं, इसमें हमें सिंपली सैंपल ही चाहिए होता है। किस चीज का सैंपल? सैंपल डिपेंड करेगा कि कौन से हिस्से का टीबी हम सस्पेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पल्मोनरी टीबी है तो स्पूटम यानी बलगम इज द बेस्ट सैंपल।
लेकिन वो प्रॉपरली कलेक्टेड सैंपल होना चाहिए, वो पेशेंट खुद कलेक्ट करके देता है। तो हम पेशेंट को ये समझाते हैं कि गहरी सांस लेकर मॉर्निंग में जब आप उठते हैं सोकर, तो फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल मतलब सुबह उठकर गहरी सांस लेकर डीपली कॉफ आउट करना है, गहराई से खांसना है। तो जो निकलता है, जो बलगम निकलता है, वो बेस्ट सैंपल होता है। उसको हम कंटेनर देते हैं पेशेंट को, उस कंटेनर में उसको कलेक्ट करना होता है और वो डिपॉजिट करना होता है लैब में टेस्टिंग के लिए। अगर कोई एक्स्ट्रा पल्मोनरी केस है, फॉर एग्जांपल कोई गर्दन में किसी को स्वेलिंग है, लिम्फ नोड है, तो उसमें से FNAC करके, मतलब एक छोटी सी पतली सी नीडल डालकर अंदर से हम सैंपल निकालते हैं और उस सैंपल से फिर बाकी के टेस्ट हो सकते हैं। अगर किसी को किडनी का TB लग रहा है तो यूरिन सैंपल लिया जाता है। अच्छा। अगर बोन TB लग रहा है तो फिर इसी तरह FNAC करके ही अंदर से टिश्यू या पस कुछ भी जो भी निकल सकता है वो निकाल कर फिर उससे टेस्ट किए जाते हैं। और लंग्स का है तो लंग्स का है तो वो स्पूटम जो बलगम है। हाँ, यस यस। तो ये सारे मतलब अलग अलग ऑर्गन्स के हिसाब से डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा साइट इन्वॉल्व है, कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है TB में, डिपेंडिंग ऑन दैट वी टेक द सैंपल। ओके। तो अगर किसी को TB मान लीजिए डिटेक्ट हो गया है, रिजल्ट पॉजिटिव आ गया है, तो फिर उसके ट्रीटमेंट पे अब बात कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट में कितना मिनिमम से मैक्सिमम टाइम लग सकता है। अगर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का केस है और ड्रग सेंसिटिव है, एंटीबायोटिक सेंसिटिव केस है, तो फिर यूजुअली 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट चलता है। okay. लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है या एक्स्ट्रा पल्मोनरी केस है तो 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, बोन TB है तो 1.5 years, कुछ ड्रग रेजिस्टेंट केसेस हैं तो 18 to 24 मंथ्स, तो 2 साल तक भी ट्रीटमेंट चल सकता है। तो मोर और लेस 6 months to 24 months, 6 महीने से 2 साल तक का ट्रीटमेंट चल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द केस। ओके। और क्या ये ट्रीटमेंट सिर्फ दवाइयों से ही ठीक होता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा केयर भी होती है? दवाइयों के अलावा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डाइट, क्योंकि अगर हमारी बॉडी इम्यूनिटी भी हम बढ़ाते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक्स, अगर हमारी बॉडी भी लड़ रही है बीमारी से तो ऑल द मोर बेटर है। तो इसलिए एक वेल बैलेंस डाइट, हाइड्रेशन अच्छा रखना खुद को, तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना इज इम्पोर्टेंट। तो उस टाइम पर आप वैसी डाइट देते हो जिससे पेशेंट की प्रोटीन रिच डाइट, प्रोटीन जैसे कि दाल, सोयाबीन, सीरियल्स, एग, फिश, ये सब प्रोटीन रिच डाइट होती हैं जो यूजुअली भी किसी भी बीमारी में दी जाती है। ओके। और अगर जैसे ट्रीटमेंट किसी का स्टार्ट हो गया तो अगर वो 6 महीने में ठीक हो गया या 2 साल में ठीक हुआ, चांसेस है कि TB वापस हो सकता है उन्हें? चांसेस होते हैं, बहुत कम होते हैं। Okay. तो 2 तरीके की चीजें, 2 तरीके के केसेस होते हैं, एक होता है रिलैप्स और एक होता है रीइंफेक्शन। रिलैप्स मतलब जो हमारा पहला TB एपिसोड था, किसी भी वजह से वो रीएक्टिवेट हो गया, तब हमने इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट लिया या फिर तो 1-2 भी बैक्टीरिया अंदर है गए बॉडी में, वो साइलेंट थे, लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी लाइफ में कभी भी फिर से कम हुई और वो रीएक्टिवेट हो गए तो वो रिलैप्स हो सकता है। ठीक है। रीइंफेक्शन यानी कि एक फ्रेश इन्फेक्शन हो गया, दोबारा फिर से एक नया TB हो गया। तो क्या ये दूसरे फिर बॉडी ऑर्गन में भी हो सकता है या सेम को ही हिट करेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कहीं पे भी हो सकता है दोबारा भी, बट ऐसा यूजुअली नहीं होता है, क्योंकि TB का ट्रीटमेंट अगर हमने पूरा लिया है, पूरा ड्यूरेशन लिया है और हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं, उसके बाद हमने अपनी लाइफस्टाइल को सिमिलर रखा है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखा है, तो यूजुअली रीइंफेक्शन या रिलैप्स नहीं होते हैं। और अगर जैसे किसी को लेट्स सपोज चेस्ट का TB था, जो पल्मोनरी TB था उनको, और उसके बाद उनको दोबारा TB हो गया, वो बोन में हो गया, तो इससे फिर केस कितना वर्स हो सकता है? क्योंकि एक बार उनका चेस्ट ऑलरेडी अफेक्ट हो चुका है एंड देन फिर से बोन पर TB ने अटैक किया है, तो ये सिनेरियो थोड़ा सा समझाइए एक बार। ऐसा नहीं होता कि बोन TB मतलब डायरेक्टली बोन में चला गया बैक्टीरिया। यूजुअली फर्स्ट साइट ऑफ इन्फेक्शन लंग्स ही होते हैं। क्योंकि एयरबॉर्न डिजीज है, मतलब ड्रॉपलेट्स हमने इनहेल किए और उससे हमें चेस्ट में गया, सबसे पहले लंग्स में गया TB का बैक्टीरिया। हो सकता है उस टाइम हमें सिम्टम्स नहीं आए या फिर सब क्लिनिकल इन्फेक्शन था, सिम्टम्स नहीं आए थे और हमने उसके लिए कुछ नहीं किया, तो वहां से ही बैक्टीरिया बॉडी के दूसरे हिस्से में फैलता है। ओके, ठीक है। सो बोन तक भी वो तभी जाता है। तो डॉक्टर, क्या बच्चों में भी फिर ट्रीटमेंट अलग होता है अगर उन्हें TB हुआ तो?
नहीं, ट्रीटमेंट सेम है, सिर्फ डोज का फर्क होता है। ओके। तो बच्चों में पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से डोज दी जाती है, पर मेडिसिन एंटीबायोटिक्स वही है सेम, और ड्यूरेशन भी सेम होता है। सेम, वही 6 महीने से 2 साल। तो क्या बच्चों में सिम्टम्स भी अलग होते हैं अडल्ट्स के मुकाबले, या सेम ही होते हैं? नहीं, सिम्टम्स सेम ही होते हैं बच्चों में भी। उसके अलावा जैसे जितनी ग्रोथ उस एज पर होनी चाहिए उतनी ग्रोथ नहीं दिखेगी, सो फेलियर टू थ्राइव होगा, और एक्टिविटी थोड़ी कम रह सकती है बच्चे की, तो वो भी एक अंदेशा दे सकता है कि टीबी तो हमें दिखाने की जरूरत है। तो ये बताइए कि जैसे कितने मिनिमम एज से और कितने मैक्सिमम एज तक के लोगों को टीबी हिट कर सकता है? एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है टीबी में, किसी भी एज में हो सकता है, किसी को भी टीबी हो सकता है। और क्या कोई ऐसे न्यूबॉर्न बेबीज को भी टीबी की बीमारी होती है अगर वो जेनेटिक्स है तो? सो टीबी जेनेटिकल बीमारी नहीं है, जेनेटिक बीमारी नहीं है, लेकिन अगर मदर को प्रेगनेंसी के दौरान टीबी हो गया तो फिर न्यूबॉर्न बेबी को भी चांसेस रहते हैं टीबी होने के। और फिर उनका ट्रीटमेंट, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी उस टाइम बहुत कम होती है, न्यूबॉर्न बेबीज की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो वो एक हाई रिस्क ग्रुप है टीबी का। अगर मतलब उनको टीबी है तो रिस्क ज्यादा है अगर न्यूबॉर्न बेबीज को। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान या फिर बर्थ के बाद बोथ मदर एंड चाइल्ड दोनों को ही टीबी खतरनाक हो सकता है, कुछ केसेस में जानलेवा भी हो सकता है। ओके। और अगर हम सिर्फ प्रेगनेंसी का ही एग्जांपल ना ले, तो अगर टीबी किसी को हो गया है तो कब टीबी जानलेवा बन जाता है? अगर ट्रीटमेंट टाइम पर नहीं लिया है, डायग्नोसिस नहीं हुआ, ट्रीटमेंट टाइम पर नहीं लिया, ट्रीटमेंट पूरा नहीं लिया, या फिर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, मतलब जो मेडिसिन अवेलेबल है, जो एंटीबायोटिक्स हैं फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, वो असर नहीं कर रही हैं, उनको रेजिस्टेंट है वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया, उस पर्टिकुलर केस का बैक्टीरिया, वो वाले केसेस थोड़े हाई रिस्क होते हैं। ओके। अच्छा, तो टीबी के ट्रीटमेंट में एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी कोई रोल होता है कि आपको ठंडी या गर्म जगह पर रहना होता है? नहीं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स का कोई ऐसा डायरेक्ट रोल नहीं है, बट लेकिन अपनी आसपास की एरियाज को वेल वेंटिलेटेड रखना इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि एक्चुअली एक ना मूवी आई वाज वाचिंग जिसका नाम लुटेरा है, जो उसमें सोनाक्षी सिन्हा को टीबी हुआ रहता है, तो उसमें डॉक्टर, वो एक्चुअली दार्जिलिंग चली जाती है रहने के लिए, तो डॉक्टर उनको कहता है कि ठंडी जगह मत रहो, किसी गर्म जगह चली जाओ, क्योंकि उनको कंटिन्यूअस खांसी हो रही होती है और टीबी ही रहता है। तो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी कोई रोल है क्या? नहीं, ऐसे कोई थियरी तो नहीं बोलती है कि टेम्परेचर का कोई रोल है उसमें। ओके। बट लेकिन ये है कि अगर हमें सुपर एडेड कोई वायरल इन्फेक्शन कोल्ड क्लाइमेट की वजह से कुछ हो गया है तो फिर सिम्टम्स थोड़े वर्सन हो सकते हैं। ओके। और टीबी के लिए कोई वैक्सीन भी अवेलेबल है? हाँ, एक बीसीजी वैक्सीन है जो टीबी से प्रिवेंशन के लिए दी जाती है, जो कि हमारी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट भी है। तो सभी बच्चों को बर्थ के बाद विद इन 2 वीक्स यूजुअली बीसीजी की डोज दे दी जाती है। अगर कभी मिस हो जाए तो 5 इयर्स की एज तक या कुछ एडल्ट्स में भी वैक्सीन दी जाती है। सो बीसीजी वैक्सीन ऐसा नहीं बोलूंगी कि 100% इफेक्टिव है कि टीबी नहीं ही होगा जिसने बीसीजी वैक्सीन ली है, लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं टीबी होने के, और प्लस अगर हो भी जाता है टीबी तो सिवियरिटी कम रहती है। ओके। तो क्या इस वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? वैक्सीन के ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, एक्सेप्ट फॉर कि जहाँ पर वैक्सीन लगाई जाती है वहाँ पर एक स्कार फॉर्म हो जाता है। इनिशियली कुछ केसेस में अल्सर हो जाता है एक छोटा लोकलाइज्ड, और वो हील होके वहाँ पर स्कारिंग हो जाती है। तो कौन से एज ग्रुप को लगाया जा सकता है, और कौन, मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम किस एज ग्रुप को, और कितने डोजेस होते हैं लगाने के? एक सिंगल डोज ही इफेक्टिव होता है लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी के लिए। दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ती, और यूजुअली बर्थ के बाद विद इन 2 वीक्स टू 28 डेज लगा दिया जाता है बीसीजी वैक्सीन, लेकिन 5 इयर्स की एज तक या फिर एडल्ट्स में भी लगाते हैं। तो क्या जब एडल्ट्स में या फिर 5 साल के बच्चे को लगाते हैं तो उसके डोज में कोई चेंजेस आते हैं या सेम वैक्सीन ही लगाते हैं? छोटे बच्चों में डोज कम है और एडल्ट्स में, बड़े बच्चों में और एडल्ट्स में डोज ज्यादा बढ़ जाता है। ओके। तो ये वैक्सीन फिर क्या अभी अगर किसी को टीबी हुआ है तो लगाएगा तो असरदार होगा या नहीं? नहीं, टीबी होने के बाद वैक्सीन का कोई इफेक्ट, कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है, क्योंकि जो वैक्सीन करता वो काम डिजीज कर रही है अब। वो एक्चुअली आपके बॉडी को वो अटैक कर चुकी है पूरी तरीके से। और ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा बताइएगा डॉक्टर कि ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट्स का ख्याल कैसे रखा जाता है, और पेशेंट फिर किस किस चीज़ से डील करते हैं, उनमें और क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं? मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंटल हेल्थ।
बिकॉज एक तो पेशेंट अपनी बीमारी से डील कर रहा है, अपनी बीमारी से परेशान है, मेडिसिन से डील कर रहा है, उसको पता है बहुत लंबे ड्यूरेशन तक उसको ट्रीटमेंट लेना है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से डील कर रहा है, प्लस एक सोशल एक्सेप्टेबिलिटी से डील कर रहा है कि वो सोशली एक्सेप्टेबल है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपार्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट हम उसको मॉरल सपोर्ट दें, इमोशनल सपोर्ट दें, उसको ये पता रहे कि ट्रीटमेंट पूरा लेने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, उसको ये आश्वासन मिलना चाहिए। तो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके और ट्रीटमेंट के बाद कितने % चांसेस रहते हैं कि वो पेशेंट पूरी तरह से सही हो जाएगा? अगर ट्रीटमेंट ढंग से चला है, रिस्पॉन्ड किया था पेशेंट मेडिसिन को, एंटीबायोटिक्स को, पूरा ड्यूरेशन उसने ट्रीटमेंट लिया है, बिल्कुल फॉलो किया है डॉक्टर को, तो ट्रीटमेंट के बाद वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ओके तो अगर जैसे किसी इंसान को ट्रीटमेंट के टाइम पर ही लग रहा है कि उन्हें और भी सिम्टम्स ज़्यादा वर्स हो रहे हैं, तो फिर क्या ट्रीटमेंट में भी चेंज किया जाता है या सेम ट्रीटमेंट को ही फॉलो किया जाता है? सो अगर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट सिम्टम्स और भी वर्सन हो रहे हैं तो चांसेस है कि पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा उन एंटीबायोटिक्स को। जो क्यों नहीं करता है? कुछ केसेस में इसलिए नहीं करता है क्योंकि जो बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर केस को इन्फेक्ट किया है, जो पर्टिकुलर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उस केस में है, वो उसने अपने आप को ऐसा बनाया हुआ है, वो ऐसा है कि वो एंटीबायोटिक्स से मर नहीं रहा है। अच्छा। एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंट है वो। तो फिर फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा पेशेंट, ये कुछ टेस्ट में भी पता चलता है जो मैंने पहले बताए थे। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर बेस्ड टेस्ट थे। इनफैक्ट कल्चर में जब एक बार ग्रोथ आ जाती है उसके बाद भी हम जितनी भी चाहें उतनी एंटीबायोटिक्स टेस्ट कर सकते हैं। जब एक बार हमारे पास ग्रोथ है बैक्टीरिया की, उस पर हम कोई भी एंटीबायोटिक्स टेस्ट करके देख सकते हैं कि वो उससे रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं। तो अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो उसके चांसेस हैं कि बैक्टीरिया नॉन रिस्पॉन्सिव है, रेजिस्टेंट है उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक को, तो उन केसेस में फिर ट्रीटमेंट चेंज किया जाता है। अगर फर्स्ट लाइन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा पेशेंट तो फिर सेकेंड लाइन पे जाया जाता है, जिसको कि फिर हम लेबल करते हैं MDR TB। सो MDR TB इज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB, यानी उसमें फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स की दो जो मेन ड्रग्स हैं वो असर नहीं कर रही हैं। तो ट्रीटमेंट चेंज करने की जरूरत है। ओके और जब ट्रीटमेंट हो रहा है तो उसके बाद फिर पेशेंट्स के साथ कैसे आप मतलब डील करते हो, उन्हें क्या बताते हो कि लाइफस्टाइल चेंजेस लाने चाहिए? हाँ, तो पेशेंट जब ट्रीट हो गया है, ठीक हो गया है, इनफैक्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट ऑल्सो we explain to the patient to lead a healthy lifestyle। मतलब अपनी स्लीपिंग हैबिट्स बेटर करना, एक्सरसाइज करना, वेल बैलेंस डाइट लेना, हाइजीन रखना, वेल वेंटिलेटेड अपना एरिया रखना, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं पेशेंट को। रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह भी, कि वो इनफैक्ट टीबी ट्रीटमेंट के बाद भी वो सब कंटिन्यूड रहना चाहिए। ओके और क्या मतलब टीबी के ट्रीटमेंट के बाद उनकी बॉडी पर कोई इफेक्ट पड़ता है? जैसे दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी आपने कहे, तो क्या उससे कोई इफेक्ट होता है? यूजुअली नहीं होता है अगर हम पूरी तरह ठीक हो गए हैं। अगर हमारा ऑर्गन कोई ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, जब तक ट्रीटमेंट शुरू हुआ तब तक थोड़ा देर हो गई थी, इफेक्ट ज़्यादा हो गया था। फॉर एग्जाम्पल अगर बोन टीबी था और हमें कुछ सर्जरी करनी पड़ी वहाँ पर, सर्जरी भी हो सकती है। बिल्कुल, उतना ज़्यादा बोन इफेक्ट हो गया था, उतना पार्ट हमें रिमूव करना पड़ा। या फिर अगर लंग टीबी की बात करें तो लंग का काफ़ी हिस्सा जब हील हुआ तो ज़्यादा हिस्सा इन्वॉल्व था, इसलिए फाइब्रोसिस भी ज़्यादा हुई, तो लंग कैपेसिटी शॉर्ट हो जाती है। तो कुछ प्रॉब्लम्स में, कुछ केसेस में कुछ प्रॉब्लम्स परसिस्ट कर सकती हैं इस टाइप की, बट लेकिन वो विद एक्सरसाइज विद टाइम वो हील हो जाती है, मतलब टेकन केयर ऑफ हो जाती है। ओके आपने जैसे कहा कि यहाँ पर हड्डी का अगर बोन में टीबी हो गया तो कुछ हिस्सा निकालना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी, तो क्या ऑर्गन्स में कुछ हिस्सा भी निकालना पड़ता है अगर टीबी हो गया हो तो? यूजुअली तो नहीं करना पड़ता है ऐसा अब, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत अच्छा, मेडिकल ट्रीटमेंट ही बहुत अच्छा अवेलेबल है, तो सर्जिकल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई एक बहुत साल पहले कोई टाइम हुआ करता था जब एंटीबायोटिक्स की अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे एंटीबायोटिक्स के। ओवर द टाइम रिसर्च हुई है नई नई एंटीबायोटिक्स, तो उस समय पर इवन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी निमेक्टोमीज होती थी, लंग के पोर्शंस रिमूव करने पड़ते थे। लेकिन उसके बाद अब क्योंकि अच्छी एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं पेशेंट्स, बहुत ही ड्रग रेजिस्टेंट केसेस के लिए भी कुछ नए नए मेडिसिन आए हैं, तो यूजुअली सर्जिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सर्जिकल ऑप्शन की। ओके फिर भी अगर किसी को सर्जरी की ज़रूरत पड़ रही है तो किन केसेस में पड़ती है टीबी में? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया बोन टीबी में, तो बोन का एक हिस्सा निकाल कर अफेक्टेड एरिया निकालना पड़ सकता है, और उतने एरिया को फिर
कुछ फिल कर देते हैं उस एरिया, उस गैप को फिल करने के लिए कुछ सीमेंटिंग और वो सब कर दिया जाता है। ओके, तो ये मोस्टली क्या बोन्स में ही होते हैं या और भी अदर ऑर्गन्स में हो सकता है? यूजुअली बोन्स में ही होता है ऐसा ज्यादातर। ओके, टाइम पर ट्रीटमेंट कराना टीबी का कितना जरूरी है अगर एक बार सिम्टम्स दिख गए और अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है तो? सो अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट आर द पिलर्स फॉर टीबी। मतलब हमें जैसे लगे कि हमें कोई भी डाउट है, सिम्टम्स हैं टीबी के, तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। वो जो भी टेस्ट लिख रहे हैं जल्दी जल्दी कराने चाहिए, ट्रीटमेंट बहुत जल्दी शुरू करना चाहिए। उसके 2 रीजंस हैं। एक तो ये कि वो मरीज को भी की भी बीमारी बढ़ रही है, जितना टाइम गैप होता जा रहा है, प्लस दूसरों को फैलने के भी चांसेस हैं। वो पेशेंट ऐसे ही है बिना ट्रीटमेंट के, वो जहाँ भी जितने भी लोगों से कांटेक्ट में, क्लोज कांटेक्ट में है, क्या मालूम किसी को टीबी ट्रांसफर हो जाए। सो दोनों ही रीजंस की वजह से अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट शुड बी देयर। ओके, और क्या वो मतलब फैक्टर्स है जिससे टीबी एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है? क्लोज कांटेक्ट एज सच, जो मरीज के साथ बहुत ज्यादा क्लोज कांटेक्ट, मतलब जैसे उनके घर के सदस्य हैं जो बिल्कुल साथ में ही रहते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी केसेस में ट्रांसमिशन का खतरा नहीं होता है। सिर्फ पल्मोनरी केसेस जिनमें बहुत ज्यादा खांसी है, जिनको बलगम आ रही है, जिनको खांसी है, वो केसेस होते हैं जो टीबी को किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो किसको ट्रांसफर कर सकते हैं? जैसे कि उनके घर के सदस्य हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो उनके साथ क्लोज कांटेक्ट में हैं, जो उनको ट्रीट कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनका देखभाल कर रहे हैं। ये सब लोग होते हैं जो क्लोज कांटेक्ट कहलाते हैं, तो उनको खतरा रहता है ट्रांसफर होने का टीबी। ओके, तो जैसे जिस पेशेंट को अगर चेस्ट की टीबी है, तो अगर वो दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है तो सेम चेस्ट की टीबी ही ट्रांसफर होगी या कोई और बॉडी ऑर्गन की टीबी हो सकती है? क्योंकि एयरबॉर्न है टीबी, तो बैक्टीरिया जाएगा तो सबसे पहले लंग्स में ही। लंग्स में अगर सिम्टम्स आ जाते हैं और वो पकड़ में आ जाते हैं तो चेस्ट टीबी करके पेशेंट प्रेजेंट करेगा, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अगर वो बैक्टीरिया चेस्ट से दूसरे हिस्सों में फैल गए हैं तो फिर, और चेस्ट वाले स्टेज तक कोई सिम्टम्स नहीं आए थे, लेकिन किसी दूसरे हिस्से में फैलने के बाद सिम्टम्स आए हैं, तो उस एरिया का टीबी लेकर प्रेजेंट कर सकता है पेशेंट। ओके, तो लास्ट इस पॉडकास्ट में डॉक्टर आप ये बता दीजिए कि अगर हम टीबी से बचाव चाहते हैं खुद की, अपनी फैमिली या फ्रेंड्स की, तो क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने चाहिए और अभी से ही हमें क्या चीजें करनी चाहिए? सो द क्रक्स ऑफ द मैटर इज, सिर्फ टीबी के लिए नहीं, किसी भी बीमारी के लिए ट्रू है ये कि अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा रखने की ज़रूरत है। एक डिसिप्लिन होना चाहिए, स्लीप साइकिल एक अच्छी होनी चाहिए, रात को टाइम से सोएं, सुबह टाइम से उठें, जंक फूड, फास्ट फूड ये सब अवॉइड करें, एक वेल बैलेंस्ड हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, इनफ प्लेंटी ऑफ वाटर, एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल टीबी के केसेस में हम स्पेशली बताते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, क्योंकि चेस्ट इन्वॉल्व है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अच्छी होती हैं। कुछ एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस होती हैं जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग वगैरह, स्विमिंग वगैरह, जो कि अच्छी रहती हैं। ये सारी चीजें करनी अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए और खुद को टीबी से बचाइए। हाँ, एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़ी, आपने टीबी पर इतने विस्तार से सभी चीज़ों के बारे में बात की। लास्ट में आपने ये भी बताया कि अगर टीबी से हम बचाव चाहते हैं तो अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाए, एक्सरसाइजेस भी आपने बताएं, तो प्लीज़ आप लोग वो करिए और टीबी से खुद को, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स को बचाइए। ऐसे और भी हेल्थ रिलेटेड पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल एनडीटी लाइफ को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।